नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बुक हमारी अभी चल रही है। उसमें हमने जो लेसन अभी कंप्लीट किया वो था इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी जो आपातकालीन प्रावधान है, यानी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम चर्चा कर चुके हैं। क्लियर। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उन सारे क्वेश्चंस की आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 16 इसमें क्वेश्चन है, सभी एक हाई लेवल की अच्छी लेवल के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो डिटेल से आज हम एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और साथियों, जितने भी व्यूअर्स ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, इमरजेंसी प्रोविजंस की अलग से नाम यानी आपातकालीन प्रावधान के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको सभी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल तीनों की वीडियो मिल जाएगी। ज़रूर से पहले उसको देख लीजिएगा। और ये डेफिनेटली आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको आपातकाल के टॉपिक्स में आती है तो ज़रूर से आप उसको देखना, सारी दिक्कतें आपको दूर हो जाएगी। ठीक है। तो साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। और वीडियो मित्रों आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर करना है ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे। तो साथियों, चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखना बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा वाक्य शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है। यानी आपातकाल की घोषणा, ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, ठीक है, यानी इसको पूरा वाक्य हम समझ सकते हैं। तो ये वाक्य जो है, इस वाक्य का हमने किसके लिए प्रयोग किया है। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, ये जो शब्द या ये जो वाक्य हमने यूज किया इमरजेंसी प्रोविजंस के टॉपिक में, आखिर हमने किसके लिए यूज किया है। पहला कह रहा है क्या राज्य आपातकाल, यानी राज्य आपातकाल का मतलब होता है मित्रों आर्टिकल 356, जिसको कि हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। क्लियर। दूसरा वित्तीय आपातकाल यानी आर्टिकल 360, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352, जो कि नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी ये कहना चाहता है कि आपातकाल की घोषणा जो शब्द है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य शब्द का यूज हमने किन के लिए किया, या क्या हमने इन सभी के लिए किया है या हमने किसी एक के लिए इनमें से किया है। ठीक है। तो मित्रों, डिटेल से जब हमने लेसन डिस्कस किया था शुरुआत में ही राष्ट्रीय आपातकाल का, पहली वीडियो मैंने आपसे चर्चा में ली थी, उस समय मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आपातकाल की जो घोषणा जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का यूज जो हमने किया था वो किया था हमने नेशनल इमरजेंसी के लिए। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 के तहत हम लगाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने आपातकाल की घोषणा शब्द को यूज किया है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। ठीक है। तो साथियों, आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ आया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो जरूर से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। क्लियर। तो साथियों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1975 में भारत में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल का क्या आधार था। क्या कहना चाहता है? कहता है कि 1975 में इंदिरा गांधी का शासनकाल था और उस समय जब इंदिरा गांधी जी ने भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई तो किस बेसिस के आधार पर लगाई। कहता है पहला युद्ध या बाह्य आक्रमण, यानी क्या उस समय हमारे भारत पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया था या भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हुआ। दूसरा कहता है सशस्त्र विद्रोह, यानी क्या भारत में कोई विद्रोह उत्पन्न हो गया अपने ही देश के लोगों के द्वारा। तीसरा कहता है आंतरिक गड़बड़ी, वही कि क्या आंतरिक इंडिया के अंदर ही लोगों ने कोई बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न किया हो जिसके कारण हमारे देश में आपातकाल लगा हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। अब देखिए, एक एक ऑप्शन की डिटेल के साथ मैं आपके साथ चर्चा भी करते चलता हूँ।
ध्यान से सुनिएगा जितने व्यूअर्स ने अगर लेसन की वो वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन की मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पे आज का आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1975 में आपातकाल की हमसे यहाँ पे बात कर रहा है। पहली चीज़ 1975 में इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था और उस समय नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। अब देखिए युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर कोई हमारे देश में आपातकाल लगता है, देखिए पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1975 में हमारा किसी भी देश के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ था, नहीं किसी देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था, अटैक किया था, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा सशस्त्र विद्रोह, तीसरा आंतरिक गड़बड़ी। तीसरे ऑप्शन की पहले चर्चा करते हैं। देखिए 1975 में जब आपातकाल लगा तो इसी शब्द के आधार पर लगा था। किसके आधार पर? आंतरिक गड़बड़ी शब्द के आधार पर। क्लियर? इसका आंसर तो सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी की बात करें मित्रों, देखिए क्या हुआ, आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द है, यह शब्द मित्रों अस्पष्ट था। ठीक है, इस शब्द का मतलब हमें क्लियरली मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था। इस कारण से हमने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लेकर आए और उसके माध्यम से हमने मित्रों क्या किया, हमने आंतरिक गड़बड़ी शब्द जो है उसको परिवर्तित कर दिया। किसके माध्यम से? सशस्त्र विद्रोह, यानी पहले 1975 में आपातकाल लगा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, लेकिन वर्तमान में अगर आज हम आपातकाल इंडिया में लगाना चाहें तो इस शब्द के आधार पर हम नहीं लगा सकते। हमें लगाना होगा तो या तो हम इसके आधार पर लगाएंगे या हम इसके आधार पर, यानी आंतरिक गड़बड़ी की जगह पे हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये शब्द क्या था, अस्पष्ट था, समझ में इसका मतलब हमें नहीं आता था अच्छी प्रकार से। इस कारण से हमने सशस्त्र विद्रोह हमने लाया और इसके आधार पर आज की डेट में हम अगर इमरजेंसी इंडिया में लगाना चाहें तो एक तो हम इसके आधार पर लगाएंगे और दूसरा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर यहाँ पे होना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर? तो साथियों आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? क्या कहता है कि इंडिया में अब तक हमने नेशनल इमरजेंसी जो लगाई इंडिया में, ठीक है, वो हमने अब तक कितनी बार लगाई है? ऑप्शन की चर्चा करें। पहला कहता है 1 बार, दूसरा कहता है 2 बार, तीसरा कहता है 3 बार या चौथा कहता है 4 बार। ठीक है, अब देखिए एक एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं। सीधी सी बात, मैंने आपको लेसन जब हम डिस्कस कर रहे थे आपातकाल का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अब तक हमारे देश में 3 बार, कितनी बार मित्रों? 3 बार हमने आपातकाल लगा चुके हैं हम। कौन कौन सी बार अगर चर्चा करें, देखिए एक तो लगाया हमने 1962 में, एक लगाया 1971 में और एक लगाया 1975 में। ठीक है, यानी 1962 में जब नेफा जो है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसकी हमने डिटेल से चर्चा भी करी थी लेसन में। जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, इस पर जो मित्रों चीन ने आक्रमण किया, उसके आधार पर हमने, यानी दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण जब कर दिया तो 1962 में हमने आपातकाल लगा दिया। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस समय लगाया। और 1975 का तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक गड़बड़ी शब्द के आधार पर 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाया था। ठीक है, ये दोनों बाह्य आपातकाल थे और ये था आंतरिक आपातकाल। क्लियर? तो साथियों तीनों की मैंने आपके साथ चर्चा की। आई होप कि क्लियरली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति शासन संविधान के कौन से अनुच्छेदों के तहत लगाए जा सकते हैं? क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति शासन जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हम लगा सकते हैं? क्या आर्टिकल 356 या आर्टिकल 365 है या आर्टिकल 352 है या ए और बी दोनों हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है मित्रों यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नहीं मित्रों ये ऑप्शन गलत है। आप सोच रहे होंगे ये ऑप्शन सही है, लेकिन मित्रों इसीलिए मैंने इसको आंसर लगाया है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ध्यान रखना, आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति शासन हम लगाते हैं आर्टिकल 356 के आधार पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रखा है आर्टिकल 365। इसलिए अगर आपको आर्टिकल 365 भी वहाँ मिलता है तो आप ऐसा ऑप्शन देखेंगे आर्टिकल 356 भी है, आर्टिकल 365 भी है। अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों से होगा, अगर 365 नहीं है ओनली 356 है तो पर उस परिस्थिति में 356 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा ना मित्रों वो होगा ए और बी दोनों, यानी आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। इन दोनों आर्टिकल्स के आधार पर हम राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा सकते हैं। डिटेल से
एक एक प्रोविजन, एक एक प्रावधान की मैंने लेसन में भी चर्चा करी थी, उसकी एक बार मैं फिर से रिवाइज आपको करवा देता हूँ। आर्टिकल 356 के आधार पर हम कब लगाते हैं? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। क्या? संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, यही बात हमने संविधान में कही थी, संवैधानिक तंत्र की विफलता, यही शब्द हमने यूज किया। यानी अगर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, क्या? अगर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर राज्य की सरकारें नहीं चलती, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्लियर? ये बात हमने किस में कही? आर्टिकल 356 में। ठीक है। आर्टिकल 365 में हमने क्या बात कही थी? हमने ये बात कही थी कि केंद्र की सरकार, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर राज्य की सरकारों को किसी भी प्रकार का कोई निर्देश देती है और उस निर्देश को राज्य की सरकार मानने से इनकार कर देती है, ठीक है, तो उस मामले में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को न मानने पर राष्ट्रपति, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 के आधार पर लगा सकते हैं। यानी आर्टिकल 356 और 365 दोनों के आधार पर हम यहाँ पे राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। क्लियर साथियों? आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छी प्रकार से समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाई लेवल का क्वेश्चन। वैसे सभी क्वेश्चन अच्छी लेवल के मैंने बनाए हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी लेवल का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन हैं? देखो, पहला ऑप्शन कहता है, नहीं, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारत में 1991 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट की बात की। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरे की चर्चा की। तीसरा कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती। ठीक है, और चौथा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से विस्थापित किया गया था। ठीक है, अब क्या हमसे पूछना चाह रहा है, यानी हमें क्या ढूंढना है? कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। यानी इन कथनों में से हमें राइट ऑप्शन, राइट यानी सही स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो डिटेल से चर्चा स्टार्ट करते हैं। एक एक ऑप्शन की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। देखो, पहला कहता है कि भारत में 1991 में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। बिल्कुल गलत है मित्रों। हालांकि 1991 में हमारे देश पर वित्तीय संकट आया था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने, अभी तक का रिकॉर्ड है मित्रों, एक बार भी हमने वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की? अभी मैंने आपके साथ चर्चा की, 3 बार। राष्ट्रपति शासन कितनी बार हमने लगाया, यानी राष्ट्रपति शासन हमने कितनी बार अभी तक लगा चुके हैं राज्यों में? करीब करीब मित्रों 100 से ज़्यादा बार हमने राष्ट्रपति शासन का यूज किया है राज्यों के अंदर। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल का रिकॉर्ड है कि एक बार भी हमने इसका यूज नहीं किया है। यानी एक बार भी हमने इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। पहला यहाँ से ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला यहाँ पे ऑप्शन हमने कट कर दिया। उपरोक्त सभी है, इसमें भी पहला ऑप्शन आएगा, तो ये भी हमने कट कर दिया। 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पे खत्म हो गए, 2 बचे। ठीक है, सही कथन हमें ढूंढना है। दूसरे की चर्चा करें कि राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है मित्रों। मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि राष्ट्रपति शासन जब अनुमोदन संसद से हम ले लेते हैं साधारण बहुमत के माध्यम से, तो पहली बार 6 माह तक लगाते हैं। ठीक है, फिर भी हमें और बढ़ाना है तो फिर 6 माह तक लगा देंगे। क्लियर? 1 वर्ष तक हमने उसको लगा दिया। किसको? राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, अब 1 वर्ष के बाद भी मित्रों अगर हमें राष्ट्रपति शासन को और भी बढ़ाना है, तो मैंने आपको साथ वहां डिस्कस किया था कि 2 परिस्थितियां अगर पूरी हो जाए तो फिर हम राष्ट्रपति शासन को और बढ़ा सकते हैं अधिकतम 2 सालों तक। यानी टोटल मिलाकर के 3 वर्षों तक हम राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। यानी इसमें से और इसमें 2-2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो इसमें से ऑप्शन हमारा होने वाला है। ठीक है, 2 और 4 मित्रों इसमें है और 2 और 4 भी इसमें, यानी 4 ऑप्शन भी सही है और 4 यहाँ पे भी सही है। यानी सीधी सी बात हमसे क्या देखने को मिलती है कि ऑप्शन 2 और 4 तो सही है, 2 और 4 ऑप्शन सही है। यहाँ 3 आ रहा है तो 3 को हम देख लेंगे, अगर वो सही है तो सही होगा, नहीं है तो हम उसको कट कर देंगे। तीसरे की पहले चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। बिल्कुल गलत है, राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी मित्रों सिंपल सी बात,
ओनली वन स्टेटमेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी लेक्चर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल तीनों की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। यानी न्यायपालिका इनकी जांच कर सकती है कि क्या वाकई में ये जो हमने राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल लगाया है, क्या ये वास्तव में सही है या सही नहीं है या गलत है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। क्लियर। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो गया। देखो ये और ये तो गलत हो गए थे, तीसरा यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन 4 की भी अगर चर्चा करें तो देखिए सही निकलेगा। 44वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया। अभी कुछ समय पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि आंतरिक गड़बड़ी शब्द संविधान में स्पष्ट क्लियरली इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द से उसको विस्थापित कर दिया। और अगर वर्तमान में हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाना चाहें तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाएंगे, न कि आंतरिक गड़बड़ी शब्द के आधार पर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर है साथियों। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छी लेवल का था, अच्छी प्रकार से एक इजीली तरीके से आपको समझाने में मैं भरपूर सफल रहा हूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था। क्या सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट रूल का जो उपयोग किया, यानी सबसे पहले हमने राष्ट्रपति शासन जहाँ लगाया वो कौन सा राज्य था। कहता है कि पहला क्या पेप्सू राज्य है, या यूपी है, या राजस्थान, या मणिपुर। अब आप समझ रहे होंगे कि पेप्सू राज्य कौन सा है। पहले हम इसको पेप्सू राज्य कहते थे, वर्तमान का राज्य जो है ये पंजाब है। ठीक है, तो सीधी सी आंसर यहाँ तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने जो प्रेसिडेंट रूल लगाया था वो लगाया था पेप्सू राज्य में, यानी पंजाब, आज का जो पंजाब है, सबसे पहले वहीं हमने इसका प्रयोग किया था राष्ट्रपति शासन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किसकी लिखित सिफारिश पर लगाया जा सकता है। यानी अगर हम इमरजेंसी लगाना चाहें तो किसकी लिखित सिफारिश, यानी कौन रिटर्न में हमको लिखित में देगा, और उसकी लिखित में देने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल इंडिया में लगा सकते हैं। कहता है क्या प्रधानमंत्री अगर लिख के दे दे तो लगा सकते हैं, क्या मिनिस्टर की जो काउंसिल है वो लिख कर दे दे तो क्या हम राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, या सेंट्रल कैबिनेट जो है वो लगा दे, वो लिख के दे दे, या संसद अगर लिखित सिफारिश करे तो क्या उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगा सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एक एक की चर्चा करते हैं। डिटेल से मैंने आपको जब लेसन डिस्कस किया तो इसकी विस्तृत रूप में बार बार जोर दे करके कान खोल के मैंने बताया था कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था तो उन्होंने क्या किया था कि पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल की तो उन्होंने घोषणा कर दी थी, और बाद में जाकर के उन्होंने मित्रों कैबिनेट को बताया था। ठीक है, यानी उन्होंने इसका मिसयूज किया, फिर जाकर के बाद में जाकर के हमने ये प्रावधान जोड़ा कि अगर हमें राष्ट्रीय आपातकाल इंडिया में लगाना है तो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जो होगी, कौन मित्रों, सेंट्रल कैबिनेट जो है, उस कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, यानी रिटर्न में वो जो है लिखित सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की, और उसी कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल हम लगा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में बहुत अंतर होता है मित्रों, कंफ्यूज मत होना। कैबिनेट जो होती है, हालांकि संसद का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इस बुक में, जब डिटेल से हम एक एक शब्द की, एक एक संसद के पूरे चैप्टर की चर्चा करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैबिनेट जो होता है मित्रों, कैबिनेट का मतलब होता है जिसमें ऐसे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं मित्रों, ऐसे मिनिस्टर्स जिनके पास सरकार के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, यानी ऐसे मिनिस्टर जहाँ पे सरकार के पास सरकार के इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो होते हैं, मिनिस्ट्री जो होती है वो उनके पास होती है। जैसे मान लीजिए गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों मंत्रालय हैं सरकार के। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे मंत्रियों को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, और इन्हीं को मिला करके जो मंत्री परिषद जो बनती है
उसी को हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, यानी सीधी सी बात आप ये समझना कि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। यानी सारे मंत्री, जितने भी मंत्री होंगे ना, वो मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। क्लियर? तो ये मैंने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में भी आपको डिफरेंस समझाया। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो सुनेगा। कहता है कि निम्न में से किसी एक व्यक्ति ने आपातकालीन प्रावधानों को संविधान का जीवन साथी बताया था। यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है मुझको हमने संविधान का जीवन साथी, यानी वो संविधान का जीवन साथी कह रहे हैं किसको, इमरजेंसी प्रोविजंस को। क्यों? क्योंकि संविधान का जीवन साथी यानी साथ ही साथ उसके साथ चलने वाला है, क्योंकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हमारे देश में बन जाती है तो उससे निपटने के लिए इन प्रावधानों को हमने संविधान में ऐड किया, ताकि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन से हम इमीडिएटली निपट सकें, जल्दी से जल्दी निपटा जा सके। इस कारण से इसको संविधान का जीवन साथी बता रहे हैं। कौन? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है ना मित्रों, वो है, यहाँ पे है आंसर ऑप्शन नंबर 3, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ध्यान रखना। और महावीर स्वामी जो थे उन्होंने इसको क्या कहा था, सुरक्षा वाल्व। क्या कहा था इनको? सुरक्षा वाल्व। महावीर त्यागी ने आपातकालीन प्रावधान इन इमरजेंसी प्रोविजंस को सुरक्षा वाल्व कहा, और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इनको क्या कहा, संविधान का जीवन साथी। जब हमने आपातकालीन प्रावधानों की आलोचनाएं हम जब कर रहे थे, यानी क्रिटिसिज्म जब हमने इसका किया था, तब हमने इसकी डिटेल से चर्चा की थी कि किस व्यक्ति ने आपातकालीन प्रावधान को क्या कहा, क्या इनकी आलोचनाएं करी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, बहुत हाई लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, देखो, राष्ट्रीय आपातकाल में व्यक्तियों के सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 2 माह के भीतर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। और नेक्स्ट ऑप्शन कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 358 बाह्य एवं आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। क्या हमें इसमें निकालना है, देखा कहता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं, यानी इनमें से हमें गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, तो डिटेल से एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं साथियों। देखिए, पहला ऑप्शन की चर्चा करें, राष्ट्रीय आपातकाल में व्यक्तियों के सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि मैंने डिटेल से लेसन में जब डिस्कस करे तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यानी प्राण, आर्टिकल 20 में क्या कहा हमने, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में है प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकाल की परिस्थिति में भी हमारे लिए बने रहते हैं। ठीक है, यानी सभी मूल अधिकार, यानी सभी आ गया तो गलत है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है और गलत ही हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ये भी गलत है, क्योंकि केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है और उसको हम मंजूरी देंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत होता है 2/3, यानी 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। राष्ट्रपति शासन के लिए तो हम साधारण बहुमत का यूज करते हैं, जिसको कि हम 50% + 1 से डिनोट करते हैं, यानी 50% + 1, इसका मतलब क्या हो गया, 51%। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे की चर्चा करते हैं मित्रों। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 2 माह के भीतर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। ये भी मित्रों ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से हमें अनुमोदन दिलाना है तो 1 माह के भीतर हमें उसको अनुमोदन देना पड़ेगा। 2 माह का अनुमोदन तो हम राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए यूज कर रहे थे, और मैंने आपको वहाँ डिटेल से जोर देकर के बताया था कि ये कंडीशन आपातकाल की है, इमरजेंसी की स्थिति है। इस कारण से जल्दी से जल्दी हमें इस परिस्थिति से निपटना है, इसलिए हम वहाँ पे समयावधि को हम कम कर रहे हैं। 2 की जगह हमने उसको 1 माह कर दिया था। ठीक है,
तो ये ऑप्शन भी गलत है। और चौथे की चर्चा करें कि संविधान का अनुच्छेद 358 बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि आर्टिकल 358 तो केवल और केवल मित्रों बाह्य आपातकाल पर लागू होता है, यानी कोई विदेशी देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण हो जाए या हमारा देश का किसी अन्य देश के साथ वार यानी युद्ध हो जाए, तो उसका प्रावधान हम आर्टिकल 358 में हमने कर रखा है। उस परिस्थिति में हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 6 मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इसकी मैंने डिटेल से आपके समक्ष चर्चा करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गलत कथन कौन सा है, उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? ए और 2, 3 और 4, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सीधा सा आंसर हो गया उपरोक्त सभी, यानी सारे कथन इसमें जो दिए गए हैं वो गलत हैं। क्लियर साथियों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ आया है। मित्रों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर करना है, और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, ज़रूर से मैं कह रहा हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी। साथ ही घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। क्योंकि मित्रों मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, इंडिया का कोई सा भी बड़ा से बड़ा एग्जाम है उसको ले लो या छोटा से छोटा, कोई भी अगर इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन वहाँ से अगर निकलता है तो सिंगल क्वेश्चन भी इस बुक्स में से बाहर नहीं आता, इसका मैं आपके साथ दावा करता हूँ। तो ज़रूर से मैंने आपको कहा था कि 16 हमारा लेसन ये चल रहा था, 16 लेसन हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल इसमें जो है मित्रों 80 लेसन है, कितने हैं? 80 लेसन इसमें पूरे दिए हुए हैं। तो पूरी बुक हम इसकी कंप्लीट करेंगे। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरे साथ कंप्लीट भारत की राज्य व्यवस्था अगर कंप्लीट करनी है। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इनको देख करके नोट्स बना लीजिए। कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो देखने की भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो पुनः मेरे लेक्चर्स को आप सुन लीजिए और आप उसको रिवाइज कर लीजिए। हमेशा यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो ज़रूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों तक जरूर इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखें और चैनल को जरूर से वो सब्सक्राइब करें। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया था, यानी उपरोक्त सभी सारे कथन इसमें गलत दिए हुए हैं। क्लियर, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया। यानी सीधा सा ये कहता है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसने राष्ट्रपति को ये पावर दी, ये उन्होंने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी कि राष्ट्रपति पूरे भारत पर, किस पर मित्रों, राष्ट्रपति पूरे भारत पर आपातकाल न लगा करके, राष्ट्रपति मित्रों पूरे भारत पर आपातकाल न लगा करके केवल, यानी अगर इस पूरे भाग पर, एक तो पूरे भाग पर आपातकाल लगाया जाए, या अगर एक इतने से हिस्से पर, यानी मान लीजिए जम्मू कश्मीर के हिस्से पर हमें आपातकाल लगाना है, तो ऐसा प्रावधान हमने किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया कि एक विशेष भाग पर भी आपातकाल अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या कहता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 44वां, या 38वां, या 86वां। क्लियर। तो साथियों डिटेल से हम इसकी चर्चा करें तो लेसन में भी, लेक्चर में भी हमने डिटेल से चर्चा करी थी कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 था उसके माध्यम से हमने एक संशोधन किया और हमने ये प्रावधान जोड़ दिया कि राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो एक विशेष भाग पर, एक छोटे से हिस्से पर, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर वो लगाना चाहें, नेशनल इमरजेंसी वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो कि राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। यानी अगर नेशनल इमरजेंसी हमारे पूरे देश पर, पूरे भारत पर इमरजेंसी लग जाती है तो राज्य सूची जो है उस पर कानून बनाने की जो पावर है वो किसके पास है। तो कहता है क्या संसद को है, या राज्य के विधानमंडल को है, या राष्ट्रपति को है, या ए व सी दोनों, यानी क्या संसद और राष्ट्रपति दोनों उस पर राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक एक ऑप्शन की चर्चा करें तो देखिए डिटेल से हमने चर्चा करी थी। राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उस परिस्थिति में हमारा केंद्र जो होता है, केंद्र कौन, संघ, वो मित्रों सर्वशक्तिमान यानी सुप्रीम कमांडर वो हो जाता है कौन, केंद्र की सरकार, और वहाँ पे पावर जो हो जाती है वो संसद को मिल जाती है। और साथ ही अगर उस परिस्थिति में
राष्ट्रीय आपातकाल के समय मान लीजिए संसद अगर सत्र में नहीं है तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को भी ये पावर है कि वो उस राज्य के लिए राज्य सूची पर अध्यादेश पास कर सकता है। यानी यहाँ पे संसद और राष्ट्रपति दोनों को हमने पावर दे रखी है राज्य सूची पर कानून बनाने की। क्लियर? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में हम चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए और सी संसद और राष्ट्रपति वहाँ पे यानी संसद और राष्ट्रपति राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति रखते हैं। क्लियर? तो साथियों आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट हाई लेवल का फिर से क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां भी राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दी जाती है। दूसरा कहता है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनने पर लगाया गया राष्ट्रपति शासन उचित होगा। सी ऑप्शन कहता है वित्तीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संविधान में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। डी स्टेटमेंट कहता है वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और ई स्टेटमेंट कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का स्वरूप एकात्मक से संज्ञेय हो जाता है। और हमें क्या ढूंढना है, इनमें से कौन से कथन सही है। ठीक है, सही कथनों में ढूंढना है तो डिटेल से एक ऑप्शन की एक स्टेटमेंट की चर्चा स्टार्ट करते हैं। मित्रों देखिएगा, पहला कह रहा है राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दी जाती है। बिल्कुल गलत है। हमने चर्चा करी थी कि हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं वो उसी हाईकोर्ट के साथ पास बनी रहती हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान भी। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। दूसरा त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन जाए तो राष्ट्रपति शासन उचित होगा। बिल्कुल सही है। त्रिशंकु का मतलब यानी एक तो वहाँ पे ऐसी यानी चुनाव उत्पन्न हुए, यानी चुनाव वहाँ पे संपन्न हुए विधानसभा के, और किसी भी पार्टी को इतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई कि वो सरकार बना सके, उसको हमने त्रिशंकु विधानसभा कह दिया। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा देंगे। तो ये ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। वित्तीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संविधान में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख बिल्कुल गलत है। हमने कोई विशेष प्रक्रिया उसके लिए नहीं बुलाई। हमने तो ये कहा था कि राष्ट्रपति आएंगे और दूसरी एक घोषणा करेंगे कि हाँ आज से वित्तीय आपातकाल समाप्त किया जाता है, और वित्तीय आपातकाल फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरी नेक्स्ट की चर्चा करें स्टेटमेंट की वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू इसका किया जाता। बिल्कुल सही है। और मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि आर्टिकल 352 एक ही स्टेटमेंट में बताया था, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 तीनों की न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। और ई की चर्चा करें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का स्वरूप एकात्मक से संघीय हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में स्वरूप एकात्मक से संघीय हो जाता है। बिल्कुल गलत है। संघीय से एकात्मक हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, केंद्र जो होता है ना मित्रों, वो सर्वशक्तिमान सुप्रीम कमांडर हो जाता है। सारे निर्णय वो केंद्र लेता है। इस कारण से वहाँ पे स्वरूप जो होता है वो एकात्मक हो जाता है। ठीक है, पहले संघीय स्वरूप है हमारा, यानी हमारा संविधान फेडरल संविधान है, संघीय संविधान है, लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में एकात्मक संविधान वो हो जाता है। ठीक है, तो सही कथनों की हम चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में मित्रों हमें ऑप्शन नंबर बी और डी जो हमने देखे वो सही कथन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये सही था हमारा और एक तो ये सही था। तो क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्लियर? आई होप कि मित्रों अच्छी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? इमरजेंसी लग जाए तो लोकसभा का कार्यकाल हम कितने समय तक बढ़ा सकते हैं? पहला है कितने भी समय तक, दूसरा है केवल 1 साल तक, तीसरा कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। डिटेल से चर्चा करें। देखिए, इमरजेंसी लग जाती है तो पहली चीज़ मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, उनका कार्यकाल हम कितने भी समय तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल हम कितने भी समय तक बढ़ा सकते हैं। एक बार में हम 1 साल बढ़ाएंगे, फिर 1 साल बढ़ाएंगे, और ऐसा कर करके हम कितने भी समय तक बढ़ा सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या चाहे विधानसभा हो। ठीक है, तो 13 में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा अगर असंवैधानिक है तो विघटित या निलंबित विधानसभा को पुनः बहाल किया जा सकता है? यानी
ऐसा कौन सा वो वाद आया, कौन सा वो केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना डिसीजन दिया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन मान लीजिए लगा दिया गया था, और अगर राष्ट्रपति शासन का उसकी न्यायिक समीक्षा हमारी जुडिशरी ने, हमारी न्यायपालिका ने उसकी न्यायिक समीक्षा की और उसने ये पाया कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी वो असंवैधानिक है। राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए वो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया गया था। अगर वो उसको गलत पाती है तो जो बिगड़ित वहाँ की विधानसभा थी, जो निलंबित वहाँ की विधानसभा थी, उसको पुनः बहाल कर सकता है। कौन? वहाँ की न्यायपालिका। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे पुनः उसको बहाल कर सकता है। कौन सा ऐसा केस था? ऑप्शन ए कहता है मिनर्वा मिल्स मामला, बी कहता है बम्बई मामला। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया, बम्बई मामला 1994 में आया, चंपाकम दोहराया राजन मामला 1951 में आया, और सी ऑप्शन हो गया। और डी ऑप्शन इंदिरा गांधी विवाद कहता है 1992 में आया। तो ऐसा कहता है कि कौन सा ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर उद्घोषणा उसने जो राष्ट्रपति शासन लगाया वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसकी विघटित या निलंबित विधानसभा को हम पुनः ला सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा ना मित्रों वो होगा एसआर बम्बई, इसको केस भी कहते हैं। यानी बम्बई मामला आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर राष्ट्रपति शासन गलत है तो वहाँ की विधानसभा को हम पुनः बहाल कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक व्यवस्था से सुरक्षा के लिए संघ के कर्तव्य की बात करता है। यानी संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि अगर राज्य पर, किसी भी इंडिया के राज्य पर अगर किसी देश का, किसी भी बाह्य देश का अटैक होता है, आक्रमण होता है, और या फिर उसकी आंतरिक व्यवस्था जो है उसको अगर किसी भी प्रकार से कोई खतरा पहुंचता है तो संघ का, केंद्र का ये कर्तव्य होगा कि वह उसकी रक्षा करेगा। यानी राज्य की सरकार, राज्य की रक्षा करने का कर्तव्य है किसका? संघ का। ऐसा कौन सा अनुच्छेद में बताता है? कहता है आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 354, आर्टिकल 355, आर्टिकल 358। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आर्टिकल 355 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 355 हमें ये बताता है कि राज्य पर किसी भी देश का बाहरी आक्रमण होता है या उसकी आंतरिक जो व्यवस्था है, लैंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन नहीं हो पाती, तो केंद्र का ये कर्तव्य है, केंद्र की ये ड्यूटी बनती है कि वह उस राज्य की सुरक्षा करेगा। कौन कहता है? आर्टिकल 355 ये कहता है। क्लियर? डिटेल से मित्रों में एक एक प्रावधान की, एक एक आर्टिकल की यहाँ पे चर्चा करते चल रहा हूँ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और आज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य के विधेयक एवं बजट को कौन पारित करता है? क्या कहता है? अगर किसी भी राज्य में, मान लीजिए आज की डेट में राजस्थान राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो उस राज्य में जितने भी बिल आएंगे, बिल मतलब विधेयक, कोई भी कानून बनता है उससे पहले उसको हम बिल कहते हैं, और उसका जो बजट होगा उसको कौन पारित करेगा? कहता है कि राष्ट्रपति करेंगे या संसद करेगी, या राष्ट्रपति या संसद दोनों कर सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिटेल से हमने चर्चा करी थी। लेसन में भी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है तो वहाँ पे संसद जो होगी वहाँ पे उस राज्य के विधेयक और बजट को वो पारित करने का काम करती है। कौन? इंडिया की पार्लियामेंट। ठीक है, तो साथियों ये आज हमने चर्चा की पूरे 16 क्वेश्चंस की, और पूरे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो साथियों आज हमने चर्चा की पूरे 16 क्वेश्चंस की। आई होप कि आज के लेसन के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ आया है। अगर मित्रों पूरे 16 क्वेश्चन में से आपने अराउंड 14 या 13 क्वेश्चन अगर किए हैं तो आपकी गुड कंडीशन है इंडियन पॉलिटी में इमरजेंसी प्रोविजंस के चैप्टर में। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो मित्रों आपको अच्छी प्रकार से याद होने ही चाहिए, क्योंकि जिस लेवल से मैंने आपको एक एक प्रावधान की, एक एक आर्टिकल्स की वहाँ चर्चा करी है, तो शायद ही आपको वहाँ इतना लेक्चर में डिटेल से डिस्कशन मिलेगा किसी चैनल पर। तो ज़रूर से इतने क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे आने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पहले आपको क्या करना है, लेसन्स की जो वीडियो मैंने डाली है उसको ज़रूर से देखना। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको उस पूरी वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर से पुनः आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को। तो साथियों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो मित्रों आज की पसंद आई है तो जरूर से आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है, पूरे 80 लेसन्स इंडियन पॉलिटी के बुक के हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, तो जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो साथियों आज का लेसन यहीं स्टॉप रखते हैं। आने वाले लेसन में हम चर्चा करेंगे अगला जो हमारा लेसन होगा, लेसन नंबर 17, जो कि होगा किससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित। यानी अगला लेसन हमारा स्टार्ट होगा राष्ट्रपति का, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों लेसन है, तो जरूर से आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में राष्ट्रपति के लेसन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।